नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जिससे मेडिकल से पहले आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पर है री मेडिकल से रिलेटेड। री मेडिकल से रिलेटेड 3 सवाल यहाँ पर है, वन बाय वन एक एक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है, हाउ मच टाइम विल बी गिवन फॉर री मेडिकल। री मेडिकल के लिए आपको कितना वक्त यहां पर मिलने वाला है। तो देखिए री मेडिकल के लिए इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय ही दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर ही आपका जो री मेडिकल है वो यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सुबह मेडिकल मान लो 10 बजे तक अगर आप फ्री हो जाते हो तो आपको शाम को या अगले दिन सुबह 9 बजे ही आपको बुला लिया जाए री मेडिकल के लिए। अब यहां पर एक सवाल उठ के आता है कि 24 घंटे का जो समय दिया जाता है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अपील करने के लिए दिया जाता है, ना कि री मेडिकल के लिए दिया जाता है। तो यहां पर जो नोटिफिकेशन में जो क्या लिखा हुआ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा दिया है। यहां पर देखिए 4th नंबर पहरा जिसको बच्चे समझ रहे हैं वो यहां पर लिखा है, द कंस्टेंट ऑफ आरएमई एज पर एनेक्चर A1 ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड विद इन 24 आवर्स आफ्टर ही इज इन्फॉर्म ऑफ हिज हर अनफिटनेस इन DME। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको 24 घंटे के भीतर आप अगर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट कर दिए जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी कि भाई हाँ मैं जो मेडिकल डिटेल्ड मेडिकल में अनफिट हो गया और मुझे री मेडिकल दिया जाए। अब ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोचें कि आज मुझे मिला है, मैं 24 नहीं मैं 36 घंटे में जाके अपना क्या दूंगा, री मेडिकल के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर 24 घंटे से ज्यादा आप लेट पाए जाते हैं तो आपको री मेडिकल नहीं दिया जाएगा, आप उस चीज पर अपील नहीं कर सकते और आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप आ जाइए 3rd नंबर जो यहां पर पॉइंट है उसके ऊपर, हेयर फोर्थ आरएमई ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ DME प्रिफरेबली ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ DME। यहां पर कहने का मतलब है कि RME जो आपका री मेडिकल होगा, एग्जामिनेशन होगा ऑफ द कैंडिडेट, वो कंडक्ट करवाया जाएगा। कंटिन्यूएशन का मतलब DME के तुरंत बाद, और कब, ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ डे ऑफ DME, मतलब कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जिस दिन आपका हुआ था उसके ठीक अगले दिन आपका री मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब 4th नंबर पैरा सिर्फ इसलिए है कि आपको 24 घंटे के विदिन आपको ये अपना अपील करनी होगी, और इससे ज्यादा डिले आप अगर करते हो, 24 से 25 घंटे भी अगर होते हैं तो आपको री मेडिकल के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मैं तो 24 घंटे का मुझे टाइम है, मैं 24 घंटे नहीं मैं 23 घंटे, और जब लास्ट के 59 मिनट और उसके बाद जब बिल्कुल एक वो बचता है ना, 1 सेकंड बचता है, मैं तब अप्लाई करूंगा। बहुत सही बात है, आप उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको उस पर कोई भी रोकथाम नहीं है। उसके लिए एक मैंने आपके सामने एनेक्चर A1 का फॉर्म आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। यहां पर आप देख सकते हो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा, और मेडिकल ऑफिसर यहां पर क्या फिल करके देगा, आप यहां पर 2 नंबर पैरा देखिए, यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म वाला लास्ट में है, एंड RME विल बी कंडक्टेड ऑन फॉर विच यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट दिस। तो जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपको 24 घंटे का आपको टाइम है, वो हम भी कह रहे हैं कि आपको 24 घंटे का ही समय मिलेगा। आपने 24 घंटे में अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वो आपको अगले दिन का 9 बजे का यहां पर भर देगा टाइम। मान लो आपका कल मेडिकल हुआ, ठीक है, मतलब 13 तारीख को, 14 तारीख को आपने अप्लाई कर दिया, वो आपको 15 तारीख को सुबह 8 बजे बुला लेगा। फिर भी आपको महीने का टाइम यहां पर नहीं मिलेगा, आप अपने 24 घंटे के अधिकार का भी यूज कर लेंगे तब भी वो आपको अगले दिन ही आपको बुलाएगा। सो यहां पर आपके पास कोई बचने के स्कोप नहीं है, सारी चीजें आपके सामने मैंने विद प्रूफ यहां पर आपकी क्लियर कर दी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को भ्रम होगा कि 1 महीना मिलेगा, 2 महीना मिलेगा। सो आई अगेन रिपीट, भ्रम में मत रहिए, क्योंकि अगर आप लोगों की ही सुनते रहेंगे, लोगों की बातों में आते रहेंगे तो एक दिन आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, सीख भैया को, भैया ने सीख दी बंदर को, घर अपना उजड़वाया, वही वाली बात है। लोगों की बातों में आओगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। वो देखिए आप, जो आपको यहां पर बार बार समझाया जा रहा है, ठीक है।
चलिए अब अगर आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, री मेडिकल के ही। कैन वी डू कोर्ट केस इफ वी डोंट गेट टाइम इन री मेडिकल। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर री मेडिकल में टाइम नहीं दिया गया तो हम कोर्ट के अंदर केस चले जाएं, केस कर देंगे, ठीक है। इसका जवाब ये है, आपसे पहले ये 24 आवर्स वाला आईटीबीपी के अंदर, आईटीबीपी ट्रेड्समैन के अंदर, उसके बाद आपका एसएससी सीपीओ के अंदर, ठीक है, और एक दो एग्जाम और है उनके अंदर ऑलरेडी यहां पर 24 घंटे वाला प्लेटफॉर्म जो है ये परफॉर्म किया जा चुका है, ये वाली गाइडलाइंस आ चुकी हैं। और आपको क्या लगता है आईटीबीपी ट्रेड्समैन सीपीओ वाले, उनके अंदर ये चुल नहीं मची होगी कि हम भी कोर्ट में जाएं? लेकिन आज वो भी ठंडे बैठे, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना नए नए जोश होता है नए नए में। सो आपके अंदर भी जोश है, आप भी हाई कोर्ट में जाओगे, लेकिन वहां पे जाके आप कुछ बड़ा फोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, वापस घर आ जाओगे। सो अगर आपको कोर्ट के भरोसे जिन बच्चों को लगता है कि मुझे री मेडिकल 1 महीने का मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा, और मैं अगर नहीं मिला तो कोर्ट से जीत के आऊंगा, सो आप अपनी बात पर अड़िग रहिए। ना तो आपको कोर्ट से फायदा मिलेगा और ना ही आपको नौकरी मिलेगी। अपने घर में बैठ के 2023 की आप तैयारी करते हुए दिखोगे। सो भ्रम में मत रहिए, आप कहीं भी चले जाइए, गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रूल जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अदरवाइज अभी तक जो बच्चे पीछे ही है जहां पर रूल फॉलो हुआ था, वो सारे आज जॉब ले चुके होते, ठीक है। चलिए अगला सवाल है लास्ट वाला, इफ री मेडिकल सेंटर इज फार देन हाउ री मेडिकल विल बी कंडक्टेड इन 24 आवर्स। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मान लो मेरा री मेडिकल का सेंटर दूर आया है, ठीक है, और उसके लिए मैं 24 घंटे में कैसे कंडक्ट करवाऊंगा? तो आपको 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे का समय होता है कि आज दोपहर के 12 से अगले दिन दोपहर 12, तो आप कितने भी दूर हो आप जो है वहां पर पहुंच ही सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो री मेडिकल होगा, जिस जगह पर आपका मेडिकल हुआ था वहीं पर कंडक्ट करवाया जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा, एज पर द नोटिफिकेशन जिस डॉक्टर ने मेडिकल किया है वो आपका री मेडिकल नहीं लेगा, डॉक्टर चेंज हो जाएगा, कुर्सी वही होगी, जगह वही होगी, आपको इतनी मोहलत, इतना टाइम, इतनी वेस्टेज टाइम करने का दिया ही नहीं जाएगा कि आप आवाज उठाओ कि मेरा आज यहां पर आया मान लो दिल्ली में और आपका री मेडिकल कंडक्ट करवाने आपको पटियाला या लुधियाना भेज दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वहीं की वहीं होगा। आपको बिल्कुल ही दिक्कत करने की इस बात की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर ही आपका जो मेडिकल है वो कंडक्ट, री मेडिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। होप सो पहला सवाल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरे सवाल है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। पहला सवाल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर हैं? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपकी मार्कशीट 10th की, उसके बाद 12th की, अगर आपने हायर एजुकेशन लगाई है तो उसके बाद हायर एजुकेशन की, उसके बाद आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमोसाइल होना चाहिए, उसके बाद अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट्स लगाई हैं तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपने अगर हाइट रिलैक्सेशन लिया है गोरखा मराठा से तो आपको वहां का आपको जो हाइट रिलैक्सेशन के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपके पास एज का प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने ओबीसी से 3 साल का लिया है, एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने 5 साल का रिलैक्सेशन लिया है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। साथ में आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसके अंदर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड हो सकता है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2, इन विच डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक विल नॉट बी अलाउड। इन किन डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह की मिस्टेक्स अलाउड नहीं की जाएंगी? तो देखिए, आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो नाम फिल किया था ना, मान लो आप, मेरा नाम है अनुज कुमार, ठीक है, और मैंने भर दिया मेरा नाम जो एक्चुअल में हूं मैं अनुज वशिष्ठ, ठीक है, बट मैं फॉर्म में फिल करता हूं अनुज कुमार, ठीक है। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम है अनुज वशिष्ठ, मैंने फॉर्म में डाल दिया अनुज कुमार। सो वहां पर अगर ये वाला केस मिलता है अनुज कुमार और अनुज वशिष्ठ, तो दोनों के अंदर क्या होगा, मेरे को वहां पर आपको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आपका जो नाम फॉर्म में आपने डाला था वही आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर होना चाहिए, और मेनली
10th की सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए आपका, ठीक है। आपकी 10th की सर्टिफिकेट के अलावा आप आधार कार्ड जो लगाओगे उसके अंदर आपका होना चाहिए, आपकी 12th या हायर एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपका नाम सेम होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो आपने एनसीसी सर्टिफिकेट्स ली हैं या आपने एज या हाइट रिलैक्सेशन लिया, उन सारी सर्टिफिकेट्स के अंदर आपका नाम ठीक होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए 10th आपके 10th की में और सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर, आपकी फर्दर जो सर्टिफिकेट्स है उनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके फादर्स नेम वगैरह में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है सो उसको आप एफिडेविट देके चला सकते हो, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त लगाए थे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं न्यूली इश्यूड डॉक्यूमेंट्स विल बी अलाउड और नॉट। जो न्यू डॉक्यूमेंट्स ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वगैरह या डोमोसाइल वगैरह आपके बने हैं, क्या वो अलाउड होंगे या नहीं होंगे? सो यहाँ पर न्यूली इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर 100% अलाउड। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हो, चाहे वो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, SC ST सर्टिफिकेट्स हो, आपका आपने हाइट रिलैक्सेशन के लिए बनवाया हो वो हो, आपका डोमोसाइल हो, वो सारे यहाँ पर मान्य कर लिए जाएंगे। आपको क्रूशियल डेट वाला इशू यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट क्रूशियल डेट इशू। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट और विदाउट एनी एरर होने चाहिए। अगर आपके पास विदाउट एनी एरर डॉक्यूमेंट्स है तो आपके वहां पर जो है वो शामिल कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सेकेंड लिस्ट फॉर डीएमई, तीसरा सवाल था क्या सेकेंड लिस्ट डिटेल मेडिकल एजुकेशन एग्जामिनेशन के लिए आएगी? तो सवाल नंबर पहला है व्हाई ओनली 70 के स्टूडेंट्स इज कोल्ड फॉर मेडिकल वेयर एज टोटल पास स्टूडेंट इज 90 के प्लस। सवाल था बहुत सारे बच्चों का कि 70,000 प्लस के करीब स्टूडेंट ही आपके मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं, जबकि पास है 90,000 के करीब। सो ऐसे में इतने स्टूडेंटों को ही क्यों बुलाया गया, बाकी स्टूडेंट को ही क्यों नहीं बुलाया गया? तो देखिए आपके जो स्टूडेंट्स थे जिनको बुलाया जाना था वो 3 टाइम्स ऑफ द आपकी वैकेंसी का मल्टीपल बुलाया जाना था। मतलब कि 25 अगर आपकी 1000 वैकेंसी है तो उनका 2.7 के लगभग, आपका 2.8 के लगभग आपके 70,000 के करीब जो है आपके यहाँ पर बुला लिए गए, ठीक है। टोटल ओवरऑल अगर मैं आपको एक आइडिया अगर हम मानते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट बच गए हैं उनके वो किस लिए बचे हैं, ठीक है। अब उनका भी एक यहाँ पर स्पेशल पर्पज है, लेकिन पहले ये समझना है कि फर्स्ट वो स्टूडेंट जो कट ऑफ को क्लियर कर चुके, मतलब कट ऑफ तो सभी ने क्लियर किए तभी वो पास हुए थे वहां पर, ठीक है। अब जिन्होंने जो स्टार्टिंग के 70,000 स्टूडेंट थे 3 गुना की जो लिस्ट में थे उनको तो बुला लिया मेडिकल के एग्जामिनेशन को लिए, और बाकी के जो स्टूडेंट थे उनको होल्ड पर यहां पर रख दिया गया, ठीक है। सो जो 70,000 केवल बुलाए गए हैं वो इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 गुना स्टूडेंट थे वैकेंसी के, सिर्फ उनको ही बुलाया गया। अब अगला सवाल है विल 20K प्लस स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बी कॉल्ड फॉर मेडिकल इन फ्यूचर। अब जो 20,000 प्लस स्टूडेंट्स जो बच गए हैं, जो मैं बात कर रहा था 90,000 प्लस में से, क्या उनको यहां पर बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए इन फ्यूचर? तो देखिए अब उनको होल्ड पर रखने का एक खास कारण है। अब मान लो मेडिकल होगा 70,000 का, ठीक है। अब उसमें से बाहर अगर बच्चे होते जाते हैं, मान लो एक वैकेंसी आपकी है, 200 आपके पास वैकेंसी है, उस जगह पे आप वैकेंसी के लिए जाते हो और वहां पर अगर आपकी वैकेंसी के लिए आउट हो जाते हैं बच्चे और आपकी 10 सीटें खाली रह जाती हैं, तो जो ये बच्चे होल्ड में आपको रखे गए हैं, जो 22,000 20,000 प्लस के करीब जो बच्चे रखे गए हैं, इनमें से उन बच्चों को बुला लिया जाएगा और वैकेंसी को फिल कर दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने कुछ परसेंट बच्चों को एक्स्ट्रा होल्ड में रखा है, 3 गुना बच्चों को बुला लिया। अब जो बच्चे निकलते जाएंगे, अगर वैकेंसी कंप्लीट हो गई तो इन बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी, इनको आउट कर दिया जाएगा। बट अगर वैकेंसी खाली रह गई और ये बच्चे अगर जो 70,000 में से बच्चे पूरे बाहर हो गए, वैकेंसी फिर भी खाली है, पूरी नहीं हो पाई, तो ये जो 20,000 प्लस बच गए इनमें से इन सीटों को भर दिया जाएगा। बस इनका इतना काम है, ठीक है। सो ऑल डिपेंड ऑन किस पे काम करता है, लक के ऊपर, कि अगर सीटें खाली हुई तो आपका नंबर आएगा, अदरवाइज आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा, आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद शुड वी वेट फॉर द सेकंड लिस्ट और फॉरगॉट अबाउट इट?
कि हमें सेकंड लिस्ट का वेट करना चाहिए, जिन बच्चे जो है 20,000 प्लस है इनके लिए, या इनको इसके बारे में भूल जाना चाहिए। तो मेरा एक सजेशन है कि आपको इस चीज़ को साइड बाई में रख देना चाहिए। साइड बाई का मतलब ये है, ना इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ना इस चीज़ के बारे में भूलना चाहिए। इस चीज़ को जस्ट एक आपको साइड बाई में एक तरह से एक ऐसे रख दो कि अगर आपका नाम कभी इन फ्यूचर आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाली वैकेंसी 22-23 के ऊपर आप फुली कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर वो कहते हैं ना, हेड एंड टेल वाला काम है आपका, ट्राई और लक वाला काम है कि अगर कोई 2-4 बच्चे निकल गए और अगर वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो आपको बुलाया जाएगा। और ऐसा मोस्टली मैंने देखा नहीं है कि ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप को मेडिकली फिट कर ही लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे में अगर कहीं किसी स्टेट में अगर ऐसी कमी पड़ती है तो ही आपकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको नल एंड वॉइड करके आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आप आने वाली जो वैकेंसी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बजाय इसके ऊपर इसके सपने बुनने के, ठीक है। चलिए अगला सवाल है लेवल ऑफ मेडिकल। बहुत सारे बच्चों के कुछ सवाल थे लेवल ऑफ मेडिकल के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। सवाल फर्स्ट था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर मेडिकल। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पिछली बार भी मेडिकल हार्ड था, 3 टाइम्स ही लिए गए थे, इस बार भी 3 टाइम्स लिए गए हैं। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर मेडिकल रेशियोज एंड दिस करंट ईयर आपके जो मेडिकल का जो है उसके ऊपर क्या कुछ डिफरेंस है। तो देखिए प्रीवियस ईयर के अंदर और इस बार के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट एक चीज़ है जो इस बार को डिफरेंट बनाती है, वो बनाती है री मेडिकल। इस बार आपको री मेडिकल में यू विल ओनली गेट 24 आवर्स, और प्रीवियस ईयर के अंदर आपको काफ़ी टाइम 2 से 3 महीने भी मिल रहे थे। सो ऐसे में चांस ऑफ एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि अगर किसी बच्चे के कोई बीमारी है जो 2 से 3 महीने में ठीक कर सकता था, वो 24 आवर्स के अंदर ठीक नहीं कर पाएगा। सो ऐसे में जो रेशियो ऑफ द रिजेक्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जो ज़्यादा बढ़ेगा रेशियो ऑफ रिजेक्शन, तो मेडिकल का लेवल वो है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर टफ होता जाएगा आपका, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर है री मेडिकल का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ ए मेडिकल ऑफिसर अनफिट ए फिट कैंडिडेट। मैंने कल कहा था कि मेडिकल हार्ड होगा, कि आपके बच्चे जो हैं वो फिट हैं, अनफिट आपके ज़्यादा होंगे। सो यहाँ पर एक डिफरेंस जो समझने का था वो ये रह गया, मैंने आपको बताया था दोनों, मैंने उस चीज़ के अंदर आपको जो रेशियो है, जो आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको डिफाइन की थी कि अगर 50,000 स्टूडेंट भी पास होते हैं, अगर वो मेडिकली फिट है तो कर दिए जाएंगे। सो कहीं भी फिट को अनफिट करने का रूल नहीं है, बट अगर आपके थोड़ी बहुत बीमारी है, मान लो आपके पाइल्स है, ठीक है, आप कहते हो मेरा लेवल 1 है, लेकिन डॉक्टर कहता है अगर आपके पाइल्स आपको मैं रिजेक्ट करूंगा, देन आप उस चीज़ को फिट कर ही नहीं सकते, ना मेडिकल में ना री मेडिकल में, आपको अनफिट कर दिया जाएगा। बट अगर आप फिट हैं तो आप फिट हो जाइए। 70,000 में से अगर आप 70,000 बच्चे भी फिट हो जाते हैं मेडिकल के अंदर, तो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उतनी कट ऑफ आपके ऊपर चली जाएगी आपको बाहर करने के लिए, क्योंकि बच्चे तो आपके 25,000 लेने। सो आपको इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे फिट को अनफिट करेंगे या अनफिट को फिट करेंगे। बात यह है कि अनफिट और फिट का डिफरेंस ये समझने वाली बात है। जो 100% फिट है वो तो फिट है, उसकी कहानी नहीं है, लेकिन जिसके थोड़ी बहुत बीमारी है उसको यहां पर रिजेक्ट किया जा सकता है, ये यहां पर समझाने की बात है। अगर आपके नोक नहीं है और अगर आपके मान लो कैरिंग एंगल 21 डिग्री का बन रहा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आप अपील भी करोगे तब भी रिजेक्ट हो जाओगे। सो समझने की बात यह है, फिट वाले की कोई भी दुआई रुआई नहीं है, फिट वाला तो अपने आप में मौजी मौज में है, जिसके बीमारी है चिंता की बात उसको है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक ने पूछा था क्या 70K प्लस स्टूडेंट्स और आर एलिजिबल फॉर जॉब्स। तो मैंने कहा तो इसका जवाब यह है कि अगर आप 70K जो मेडिकल देने जाओगे सभी तो आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो स्टार्टिंग के 25,000 की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, अपनी जो वैकेंसी जो उनको फिल करेंगे। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट बच जाते हैं उनको अपनी फर्दर जो आपकी जो तैयारी है अगले पेपर की उनको भी करनी चाहिए। और ऐसे में जिन बच्चों के नंबर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, 1 या 2 नंबर ही ऊपर है, उनको अपनी अगले की तैयारी भी रखनी चाहिए। और मेडिकल के लिए तो जाना ही जाना है, बट उनका फोकस मेन आने वाली वैकेंसी के ऊपर भी होना चाहिए, बजाय कि पूरा फोकस आप इस मेडिकल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जिनके नंबर 7 से 8 नंबर ऊपर है, 5 से 6 नंबर ऊपर है, वो अपना यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, बट जो 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर ही ऊपर है उनको यहाँ पर जरूरत है मेडिकल के ऊपर फोकस के साथ साथ आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी फोकस करने के। चलिए लास्ट सवाल है मोटिवेशन वर्सेस डिमोटिवेशन। सम कैंडिडेट्स फील दैट मेकिंग देम अवेयर ऑफ द ट्रूथ इज डिमोटिवेटिंग देम, सो व्हाट इज राइट? शो देम राइट पाथ ऑन टाइम और इंक्रीज
क्रेज बाय लाइंग। इसका मतलब यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं उन्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं अगर मैं उनको मेडिकल के बारे में अवेयर कर रहा हूं। सो यहां पर आपको क्या लगता है, समय पर रहते किसी को जगा देना वो सही है या झूठ बोलकर सपनों में रहने देना सही है? ठीक है, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि री मेडिकल के लिए 24 घंटे मिलेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, मेडिकली अनफिट हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, तैयारी कर लो, ठीक हो जाओ, तो ये सही है या ये सही है? अरे रीमेडिकल तो 2-2 महीने मिलेंगे, मौज लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप रिजेक्ट लेकर घर आओ, फिर आप कहो कि काश हमें कोई सही गाइडेंस देता तो हम यहां पर उस मेडिकल के लिए कुछ करते और रीमेडिकल से बचते और हमें कहीं ना कहीं पॉइंट नहीं मिलता और हमारी भी जॉब हो जाती। ठीक है, सो एक मेंटोर का, एक गुरु का काम यही है कि आपको सही मार्ग दिखाना, फिर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि कहा भी गया, देखिए गुरु कुंभ एक होत है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर भाई चोट। गुरु और कुम्हार एक जैसे होते हैं। जो कुम्हार होता है ना, वो मटके को नीचे से सहारा देता है और बाहर से उसे मारता है ताकि वो बिल्कुल इक्वल शेप में आ जाए। देखने वाले को लगेगा मटके को पीटता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी कमियां दूर करता है। सो मेरा काम है आपको ट्रू पाथ दिखा के, सच्चाई बताकर आपको उन चीजों से अवेयर करवाना जो आपको आने वाले समय में, लंबे समय में दुख दे सकती हैं। अभी आपको मेरी बातों से लगेगा कि यार डिमोटिवेट हो रहे हैं, बट असली डिमोटिवेट तब होगे जब मुंह लटका के अपने सारे डॉक्यूमेंट डाल के घर पर आके बैठ जाओगे कि यार हम तो किसी के बहकावे में आ गए, हम तो कमेंट्स पढ़ के गए थे, हमें तो फालतू बहका दिया, हमें टाइम मिलेगा, काश हम सही बातें सोचते, तो वो असली डिमोटिवेट है। सो ऑलवेज उस आदमी को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो आपको कड़वी बातें बोल के आपको सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, सो मैं वही कर रहा हूं। आपको बुरा लग रहा है तो अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, लगने दो भाई। ठीक है, मेरा काम है वो मैंने कर दिया। ठीक है, सो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, शायद कल सुबह ही मिल जाए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलिए, सो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।